नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार, स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में और हमारे साथ आपका स्वागत कर रहे हैं संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, जी, नमस्कार। दर्शक आपसे मुखातिब हैं, उनको पहला नमस्कार सुबह का करें और हम सब बातचीत शुरू करें। जी, संजीव जी, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं अपने दर्शकों के साथ कि दिल्ली पुलिस सीएम को खोज रही है। माने पुलिस सीएम को खोज रही है और दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का धावा है, पहरा है। रात भर से लेकर हर चौक-चौराहे पर जो गलियाँ सीएम के आवास तक जाती है, उन गलियों को बैरिकेड कर दिया गया है। इस खबर पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज संजीव जी दर्शकों के साथ हम बातचीत करेंगे कि एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से हाल में जो 5 प्रदेश में चंदे चंदे लिए गए हैं उसका ब्यौरा है। और उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे चंदा बीजेपी ने लूट लिया है। ये 2 विषय हैं। इन दोनों विषयों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले संजीव जी बात यहीं से शुरू करते हैं। जी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा, कहाँ भागेंगे सीएम? कमाल की बात है प्रेम कुमार जी कि चप्पे-चप्पे पे पुलिस का पहरा है और वही पुलिस दिल्ली के सीएम को भी ढूँढ रही है। सारे सड़कों पे नाकेबंदी कर दी गई है। दरअसल देर रात ये खबर आई कि दिल्ली सरकार के 4 मंत्रियों ने अचानक ट्वीट करके ये खबर दी कि सुबह तक हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के घर पे छापेमारी हो और उनकी गिरफ्तारी कर दी जाए। उसके बाद में अचानक हड़कंप मच गया। सारे चैनलों के फ़ोन घनघनाने लगे और ये बात पुख्ता तौर पे तरह-तरह से अलग-अलग मंत्रियों से और विधायकों से बात करके ये बात इत्तिला होने लगी कि नहीं सचमुच में इस तरह की बात है और ये पुष्ट नहीं ये बता रहे हैं कि हमारी खबर जो है वो पक्की है आम आदमी पार्टी के, कि सुबह में जी, गिरफ्तारी होगी। 3 समन देने के बाद में ईडी के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं करने के एवज में इस तरह की बातें की जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आज कुछ देर में पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि ये सुबह की बात है तो सुबह-सुबह हम लोग बैठेंगे इस पे चर्चा करने। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या सचमुच में अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को ढूँढा जा रहा है? या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बातें कही जा रही है कि नहीं कानून सम्मत हमने उनको एक पत्र दिया है और उसमें मेरे कानूनी एडवाइज़र ने ये बात पूछी है कि किस हैसियत से आपने हमें बुलाया है और हमारी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से हम नहीं आ सकते हैं। आपकी नियत पे हमें क्यों संदेह हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है और जिस तरह से जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो दिखता है कि तकरीबन 95% सत्ताधारी पार्टियों के लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करना और उन्हें प्रताड़ित करना और कन्विक्शन रेट तकरीबन 4.6% इन सत्ताधारी इन राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि इससे इस बात को पुख्ता मजबूती मिलती है कि सरकार जो है वर्तमान जो केंद्र में बैठी हुई है वो इन संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पे भी राजनीति में चूंकि सुचिता और नैतिकता के आधार पे ही सारी चीजें चलती हैं तो इसके बावजूद एक बार समक्ष में उपस्थित हमने देखा है कि इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में सरकारों के नेता हों या बड़े राष्ट्रीय दल के नेता हों, उनके अध्यक्ष हों जब-जब उन्हें बुलाया गया वो जाके अपनी बात कहते रहे और मुझे लगता है कि ईडी के द्वारा पूछताछ करना उनके समक्ष जाके खड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको गिरफ्तार ही कर लिया जाए। क्योंकि परिपाटी ऐसी दिखी है उस पार्टी को, इसलिए पार्टी ऐसी आशंका दिखा रही है कि शायद इस बार भी गिरफ्तारी की ही तैयारी है, ये एक बहाने बना के हमको बुलाया जा रहा है और अचानक पूछताछ के बीच में आपको कहा जाएगा कि नहीं आपको पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद में जेल भेज दिया जाएगा। जी। जी, जी। संजीव कौशिक जी आप बता रहे हैं कि समन का मतलब हमेशा गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन जो ट्रेडिशन बन गया है, समन केवल विपक्ष के नेताओं को दिए जा रहे हैं, उसकी एक टाइमिंग होती है, चुनाव का समय होता है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है और इसको देख कर के अंदेशा लगता है कि ये समन नहीं, अरेस्टिंग की कोशिश है। तो यही कारण है कि नेता डर रहे हैं। अब हम क्या इसको डर कह सकते हैं कि सीएम केजरीवाल जेल जाने से डर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं? सीएम केजरीवाल यदि जेल जाने से डर रहे होते तो शायद अभी तक जिस तरह से उनके कई मंत्री और कई कद्दावर नेता जेल में हैं तो वो झुक चुके होते हैं। हमने देखा है कि इससे पहले भी कई नेताओं के ऊपर इस तरह की ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई। जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ मजबूत रही वो अपनी जगह पे तने रहे, खड़े रहे और जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ कमजोर हुई वो या तो झुक गए और हमने ये भी देखा कि किस तरह से बीजेपी के पाले में जाते सारी बातें खत्म हो गई।
पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक कई ऐसे उदाहरण हैं, जब आप नजर उठा के देखेंगे कई ऐसे नेता मिलेंगे आपको विपक्षी पार्टियों के, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन की तरह छेड़ रखा था इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और उन भ्रष्टाचारियों का क्या हुआ? कुछ तो शामिल हुए, कुछ उप मुख्यमंत्री हुए, कुछ मुख्यमंत्री हुए, और यहाँ तक कई बार तो संदेह लोगों के ज़हन में इस बात को लेकर के संदेह होती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सचमुच में भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है या विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है। देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर तन के यदि कहते हो 3 दिन पहले कि 70,000 करोड़ी भ्रष्टाचारी का परिवार, और जिस परिवार को भ्रष्टाचारी बताते हो, 3 दिन के बाद में पता चलता हो कि वो आपकी पार्टी में शामिल होते और एक हिस्सेदार होते, उप मुख्यमंत्री की हैसियत से विराजमान हो जाते हो, तो जाहिर-सी बात है लोगों के बीच में तो ये मैसेज जाता ही है कि भ्रष्टाचार के बहाने आप किस तरह से साधने का प्रयास कर रहे हैं। या तो आप झुक जाइए, टूट जाइए, मिल जाइए, हम आपको विपक्ष के तौर पे नहीं देखना चाहते हैं। और ये तमाम उन मजबूत नेताओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मैंने कहा कि जो टूट गए, झुक गए, वो चले गए, उनके पाले में बच गए, और जो नहीं टूटे, नहीं झुके, वो इसी तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जिस तरह से एक पार्टी है, बहुत कम वक़्त में इन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। अभी तक पाला बदलते हुए बहुत कम देखने को मिला है, और ये इस पार्टी ने अभी तक मेंटेन किया है। भविष्य मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है और कितना इस तरह का दबाव ये झेल पाएगी। लेकिन जिस तरह से पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, जेल में भेजना है भेजिए। एक और रणनीति आप देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह की भी रणनीति अपनाई गई। जिस सूचना की बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा उससे इतर होते हुए बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली के मोहल्ला में, पूरे अलग-अलग इलाकों में, विधानसभाओं में लोगों को भेज करके इस बात के लिए एक सर्वे भी कराया कि यदि हमें जेल भेज दिया जाता है, यदि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया जाता है, तो क्या करना चाहिए? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए दिल्ली के जो कामकाज हैं, वो कामकाज प्रभावित ना हो, उसके लिए मजबूती से काम करना चाहिए। और लोगों ने, वो बता रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जेल में भी भेज दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वहीं से मुख्यमंत्री रहिए और दिल्ली के काम करते रहिए, दिल्ली की जनता खुश है। तो ये इस तरह का मैसेज लोगों के बीच में देना, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब भी हो सकता है। जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कह रहे हैं संजीव कौशिक, देश के जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक। आप दर्शकों से भी अपेक्षा है कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरीके से दिल्ली पुलिस खोजे, ये देखकर आपको कैसा लगता है? एक हम लोग सुना करते थे, डॉन फ़िल्म में डायलॉग हुआ करता था, डॉन को खोजने कितने देश की पुलिस खोज रही है। आज तो दिल्ली पुलिस दिल्ली के सीएम को खोज रही है, ये सवाल है। लेकिन संजीव कौशिक जी, मुझे एक बात और याद आती है। एक समय था जब दिल्ली में ही सीबीआई के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर इनके बीच में ठन गई थी, और सीबीआई ने सीबीआई के ऊपर छापा मारा था रात के अंधेरे में। ये एक घटना घटी थी, यानी सीबीआई सीबीआई पर छापा मार रही थी, और आलोक वर्मा थे और राकेश अस्थाना थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस में राकेश अस्थाना ने गुहार लगाई थी कि हमको अरेस्ट किया जा सकता है, तो हमें अरेस्ट नहीं किया जाए, इसके लिए हमें अग्रिम जमानत दे दीजिए। राकेश अस्थाना, वही राकेश अस्थाना जिसको दिल्ली पुलिस खोज रही थी, वो दिल्ली पुलिस के प्रमुख भी बन गए बाद में। क्या कहेंगे आप? ये राजनीति भी गजब की चीज़ है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम जानते हैं कि दिल्ली को आधा-अधूरा ही अधिकार मिला हुआ है, और कुछ अधिकार जो मिले हुए थे, हमने देखा है कि पिछले वर्षों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े से फैसले को, एक अधिकार को, जिसको पार्टी ने लंबे समय तक, आम आदमी पार्टी ने लड़ा, और उसके बाद में उनको सफलता मिली, और कोर्ट ने ये कहा कि एक चुने हुए सरकार के विधायी डोमेन से बाहर यदि प्रशासनिक अफसरों को रखा जाए, तो उनको अपने कार्यों को संपादित कराने में परेशानी होगी, और जवाबदेही तय नहीं हो पाने पर वो अपने वादे पे खरा नहीं उतरेंगे। इसलिए उनको उसके अधीन ही रखा जाए। और इतने बड़े फैसले को केंद्र की सरकार ने अध्यादेश लाके और उसको पलट दिया, और एक अलग तरीके का कानून लाके सर्वोसर्वा राज्यपाल को बना दिया, या फिर वो सारी राज्यपाल को बना दिया और सारे अधिकार को अपने हाथ में रख लिया। तो जो अधिकार, एक तो सीमित अधिकार, और सीमित अधिकार में एक ऐसी पार्टी जो लगातार 20 साल से ज्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही, सबों के बावजूद एक बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने देखा कि
पिछले एमसीडी के चुनाव के वक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों को इसमें झोंक दिया था, कई केंद्रीय मंत्री को झोंक दिया था, कई सूबे के मुख्यमंत्री भी प्रचार करने आते थे और ये बताने के लिए कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। उसके बावजूद एमसीडी से, दशकों से जमे हुए एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बाहर कर दिया। आप समझ सकते हैं इस बात को। ये लगातार कहते रहे कि ये फर्जी राजनीति करते हैं और वो कहते रहे कि नहीं, दिल्ली के कुतुब मीनार से 6 मीटर बड़ा आपने कूड़े का अंबार लगा दिया है, उसे मैं साफ करूंगा। अब वो कितना साफ हो पाया, कम साफ हो पाया, ज्यादा साफ हो पाया, काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये एक अलग मुद्दा का विषय है। लेकिन लोगों ने यकीन किया और लोगों का ये यकीन बरकरार रखना किसी भी पार्टी को अंदरूनी ताकत देती है, जिसके बदौलत वो मजबूती से अपना काम करती है, उसकी जो नीतियां है उसे संपादित करती है। और दिल्ली के लोगों को ऐसा लगता है, अभी भी मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के लोगों को ऐसा लगता है कि एक ऐसी पार्टी आई है जो हमारे लिए बेहतर काम कर रही है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम कर रही है, शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रही है, हमारे बच्चों के लिए काम कर रही है, हमारे बहनों के लिए काम कर रही है, माताओं के लिए काम कर रही है। हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में फिर वो 80,000 का आंकड़ा वो बता रहे थे कि लोगों को हमने तीर्थाटन करा दिया पूरे तीर्थ यात्रा के तौर पे। तो जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को आप इसे कह सकते हैं कि ये लोक लुभाव नीतियां भारतीय जनता पार्टी घेरती रही है। तो फिर एक अलग फिर बहस का विषय होगा कि किस किस योजना को आप कहेंगे कि नहीं, ये लोगों को लुभाने के लिए योजनाएं हैं, ये गलत तरीके से आप रेवड़ी बांट रहे हैं, और किस योजना को कहेंगे, केंद्र की योजना को कहेंगे कि नहीं वो तो बेहतर है और लोगों के लिए बेहतर काम करने के लिए है। तो ये एक अलग बात है। लेकिन दिल्ली के लोग लगातार अरविंद केजरीवाल के प्रति और दिल्ली के लोग से बाहर, अब पहली बार एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी रहती हुई किसी दूसरे प्रदेश में भी अपना सरकार गठन की और उसमें कामयाबी भी पाई। संजीव कौशिक जी, एक बात और बताइए जरा कि अगर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी सरकार गिरफ्तार कर लेती है तो क्या लगता है ये बीजेपी को क्या उल्टा पड़ेगा? और उल्टा पड़ेगा ये जानबूझ करके भी वो ऐसा क्यों कर रही है अगर उल्टा पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रणनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी अभी गिरफ्तार नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि गिरफ्तार करने के बाद में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी डटे हैं, अड़े हैं। लेकिन ये तो आपका ये है कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें तो दिख रहा है ना कौशिक जी, पूरे वो मुख्यमंत्री के घर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कभी भी अरेस्टिंग हो सकती है और समन दिया गया है, समन का पालन वो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये अरेस्टिंग की सिचुएशन और हमें पूरी आसार इवन आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि हमारी गिरफ्तारी तय है। मुझे ऐसा लगता है प्रेम कुमार जी कि यदि गिरफ्तारी होती है, उस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को सहानुभूति निश्चित तौर पे मिलेगी लोगों की तरफ से, और लोगों की सहानुभूति अगले आने वाले इलेक्शन में उनके प्रति निश्चित तौर पे बढ़ेगी, क्योंकि ये साफ दिखाई देगा। थोड़ा सा एक सवाल और ले लीजिए। देखिए, अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है और बीजेपी की रणनीति ये हो सकती है कि अभी सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाए अरविंद केजरीवाल को, तो जो सहानुभूति होगी वो राम मंदिर आते आते वो फिर माहौल बदल जाएगा, लोग भूल जाएंगे और फिर जेल भी भेज देंगे और उस सहानुभूति का लाभ आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा। देखिए प्रभु कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो चुनाव में जाने जा रही है। 2024 में आप इस चीज को याद कर लीजिए कि राम मंदिर के अलावा लगातार वो जो अलग अब जगा दी गई है, वो लगातार आप तमाम उस मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देखेंगे कि लगातार वो चलती रहेगी। वो राम के बहाने, कभी मंदिर के बहाने, कभी अटल के बहाने, कभी आडवाणी के बहाने, कभी जोशी के बहाने, कभी शिलान्यास के बहाने, कभी पत्थर पूजने के बहाने, कभी मंदिर मूर्ति के बहाने, वो लगातार आपको खींच के रखेंगे 2024 के इलेक्शन में। और मजे की बात यह है कि हर साल वो, अब इतना ही नहीं होगा, वो हर साल जो 22 जनवरी की बात कर रहे हैं, हर साल लोकसभा इलेक्शन से पहले वो राम मंदिर में जाएंगे और उसी तरह से धूमधाम वो दीपावली मनाने की जो बात कर रहे हैं, आप इसके निहितार्थ को समझिए आप। तो ये एक लंबी योजना है भारतीय जनमानस के ऊपर, किस तरह से धर्म का एक आवरण चाह करके और कैसे वोटों का दोहन किया जाए। लेकिन अब बाकी विपक्षी पार्टियां ये बात समझ चुकी है, हालांकि कभी कभी उनके ट्रैप में फंस जा रही है, लेकिन ये बात समझ चुकी है कि इनको यदि घेरना है तो इनको उस मुद्दे से बाहर लाना ही पड़ेगा, राम वाले मुद्दे से। उसमें जाकर के विपक्षी पार्टियां आप उसमें टकराएंगे। कई बार ये गलतियां हम देख रहे हैं, अभी भी लोग गलतियां करते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो चूंकि बहुसंख्यक की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारी पार्टियां सर्वधर्म समभाव की बात कर रही है,
बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर धर्म का जिस तरह से छद्म-आवरण ओढ़ करके और जिस तरह से ये लोगों को धार्मिक ध्रुवीकरण करके लोगों के मति को भ्रमित कर दिया गया है जिस तरह से, उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा कि बेरोज़गारी चरम पे है, महँगाई चरम पे है, जो वादे उन्होंने किए, फिर मैं दोबारा दोहरा दूँ कि 2-3 मुद्दों को संजीव छोड़ दी। कौशिक जी, आपकी बातों से तो निराशा झलक रही है कि सारी जनता जो है भ्रमित हो गई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है बेरोजगारी और ये सारी चीजें। ऐसा है तो कर्नाटक कैसे हार जाती बीजेपी? तेलंगाना में उसका परफॉर्मेंस तीसरे नंबर पर चला जाता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जनता एकदम ऐसे ही सोच रही है और एकदम निराश हो गई है, देखिए हताश हो गई है? देखिए भाई 5 राज्यों में चुनाव हुआ, वोट तो कांग्रेस को ज्यादा मिले, 40% वोट वोट मिले और बीजेपी को 10 लाख कम वोट मिले, फिर भी आप कह रहे हैं कि जनता जो है निराश है, हताश है। देखिए प्रेम कुमार जी, बात बिल्कुल क्लियर है। यदि विपक्षी पार्टियां सड़कों पे नहीं उतरती है कांग्रेस पार्टी के जैसे, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को दरकिनार किया गया और जिस तरह से मेन स्ट्रीम की मीडिया ने दरकिनार किया, लोगों से दूर कर दिया गया और एक हवा बनाने की कोशिश की गई कि चारों तरफ राममय ही है और चारों तरफ सब बेहतर है। तो जिस तरह से सड़क पे उतर के कांग्रेस पार्टी ने लोगों से अपना कनेक्शन जोड़ा और जिस तरह से वो कनेक्ट हुई, यदि विपक्षी पार्टियां सड़कों पे नहीं उतरेगी तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़त बनाती रहेगी। जब लोगों के बीच में पार्टियां जाएंगी और लोगों को ये बात बताएंगे कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, अब ये बात बिल्कुल आप देख लीजिए कि कितनी बातें लोगों तक पहुंच पाती है। तो विपक्षी पार्टियों की बात आखिर पहुंचे कब? जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचा पाए, तो उसके बाद के जो भी साधन है उसका इस्तेमाल करना होगा। आपको सड़कों पे उतरना होगा, 1 टू 1 आपको कनेक्ट होना होगा, लोगों को बताना होगा कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या है, वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, विदेश में लंदन, अमेरिका भेज रहे हैं और आपके बच्चे के हाथ में त्रिशूल थमा रहे हैं। ये बात तो बतानी होगी उनको। ये बात बतानी होगी कि आपको वो मज़दूरी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप ठेला लगा लीजिए, रेहड़ी लगा लीजिए, रोज़गार पैदा कर लीजिए और आप पढ़े-लिखे बच्चे पकौड़े तलने की बात सोच रहे हैं और उसे रोज़गार वो बता रहे हैं। और अपने बच्चों को क्या करवा रहे हैं वो? अपने बच्चों को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रहे हैं और किस तरह से उनके जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों को जब तक ये बात 1 टू 1 नहीं समझाई जाएगी, लोगों को ये बात समझ में नहीं आने वाली है। उनको लगता है कि हमें मंदिर मिल गया। किसी से पूछिए आप, एक सामान्य बच्चे से पूछिए। हम देखते हैं अक्सर सीपी में बैठते हैं तो बच्चे लोग आते हैं अपने बैग, वो मज़े की बात ये है कि काँधे पर बैग लिए। संजीव कौशिक जी, टीवी पे आने वाले बच्चे तो वो होते हैं जहां तक माइक पहुंचता है, जहां टीवी के कैमरामैन पहुंचते हैं। और आप जानते हैं कि ये टीवी के कैमरामैन कहाँ पहुंचते हैं, पत्रकार कहाँ पहुंचते हैं, जहां कोई आयोजन हो रहा होता है, जैसे बीजेपी की रैली हो रही है, जैसे नरेंद्र मोदी कहीं पहुंच रहे हैं, तो वहां बुलाई गई भीड़ में अगर आप माइक ले जाएंगे, वो लोग तो वही बोलेंगे। तो वो इंडिया नहीं है ना संजीव कौशिक जी। मैं उसी की बात कर रहा था कि कांधे पर बैग लाके कोई बच्चा यदि किसी भीड़ से निकल के आता है और वो जय श्री राम के नारे लगाता है और कहता है कि मोदी जी ने बहुत बेहतर काम किया, सरकार इन्हीं की रहनी चाहिए। पूछा जाता है उसे कि कौन-कौन से काम मोदी जी ने फिर कर मैं दिया, तो यहाँ वो आपको रोकता हूँ। जय श्री राम के नारे लगाना बीजेपी का समर्थन करना नहीं होता। जय श्री राम के नारे तो ममता बनर्जी को देख करके भी लोग लगा देते हैं। तो उसका इंटेंशन कुछ और होता है। मैं जय श्री राम तो हम आप सुबह-सुबह मिलते हैं तब भी बोलते हैं राम राम भाई। तो उसका मतलब कुछ और होता है। और कैमरा देख करके कोई जय श्री राम बोलता है, उसका भी मकसद होता है कैमरे में आना। इसका मतलब थोड़े होता है कि बीजेपी का समर्थन किया जा रहा है या राजनीतिक प्रतिबद्धता है। मैं जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांधे पर बैग लगाए यदि किसी भीड़ में से कोई बच्चा आता है और जय श्री राम का नारा लगाता है और उससे पूछा जाता है कि मोदी जी का कामकाज कैसा है? तो वो कहता है कि नहीं बहुत शानदार है, उन्होंने 3 तलाक खत्म कर दिए, उन्होंने कश्मीर से 370 हटा दिए, विदेश में हिंदुस्तान के नाम का डंका बजा और सारी चीज़ें ठीक-ठाक हो रही है और मंदिर भी उन्होंने बना दिया जो उनके मैनिफेस्टो में था। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ आए हो? तो वो कहता है कि मैं बेरोज़गार हूँ और मैं रोज़गार की तलाश। सच ये है, ये एहसास कराना होगा कि तुम जो ढूँढ रहे हो और जिसकी तारीफ़ कर रहे हो, उससे तुम्हें ये सवाल करना चाहिए कि हमारे काँधे पर बैग क्यों है और हम 22 साल, 25 साल की उम्र में ये सिक्किम में या फिर किसी शहरों में धक्का खाते हुए क्यों घूम रहे हैं? उसे ये पूछना चाहिए। उसे ये पूछना चाहिए कि अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भर्ती रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ क्यों बाकी हैं? उससे ये पूछना चाहिए कि सवाल करे वो सरकार से कि सेनाओं में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ क्यों खाली हैं? बैंकिंग में क्यों रिक्तियाँ खाली हैं? तो उसे ये पूछना चाहिए कि हमारे लिए कब आप सजग होते हैं? लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से उसे एक दिशा दी गई है, लगातार
उसके दिमाग को डाइवर्ट किया गया है। एक मोबाइल देकर के 250 रुपए का नेट देकर के लगातार सुबह से शाम तक वो क्या सर्च करता है, वो क्या देखता है? एक आदमी, एक बच्चा संजीव कौशिक जी, एक पहलू वो है जो आप बता रहे हैं और दूसरा पहलू ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद देश के सारे ट्रक ड्राइवर्स, जो भी 4 पहिए वाले ड्राइवर्स हैं, वो सब के सब सड़क पर उतर गए। वो भी तो राम भक्त हैं। क्या बेरोजगार भी राम भक्त हैं, ड्राइवर्स भी राम भक्त हैं, किसान भी राम भक्त हैं, सब राम भक्त हैं। वोट देते समय वो राम भक्त, बेरोजगार राम भक्त वोट कर रहा होगा या कि बीजेपी समर्थक कोई राम भक्त वोट कर रहा होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है, तब तो ये सोने पे सुहागा वाला है। शहादत दे रहे होंगे केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, यदि गिरफ्तारी होती है, जिस तरह की भूमिकाएं बांधी गई है और जिस तरह से जो आशंकाएं दिख रही है, यदि गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पे इसका व्यापक प्रभाव तो पड़ना है। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात भी सही है कि अरविंद केजरीवाल को दबाया नहीं जा सकता है। अरविंद केजरीवाल बेहतर तरीके से और उभर के आएंगे, ऊपर आएंगे राजनीतिक तौर पे। उनका लाभ मिलेगा। मैं लगातार, कल मैं किसी चैनल पर था, मैंने कहा कि ये सब जब गिरफ्तारी करना है तो ये सब टोटल टोटके आजमाने की क्या जरूरत है? सीधे गिरफ्तार कीजिए। देश की जनता को पता तो चले कि यदि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यदि वो सरेंडर नहीं कर रहा है तो सीधे गिरफ्तार कर रहे हैं। हम कर सकते हैं ऐसे। जहां हम नहीं जीत रहे हैं उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। हर इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी, आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, बंगाल का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है, अभी राजस्थान में देख लीजिए। तो वो तमाम जगहों पे जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हर इलेक्शन के पहले इस तरह के सबूत पे या इस तरह से सीबीआई और ईडी को दौड़ाया जाना इन्होंने अपनी आदत बना ली। और जिन तब केस उस में हिसाब जिस से तो संजीव कौशिक जी, हेमंत सोरेन भी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। संभव है तेजस्वी यादव और डीके शिव कुमार भी गिरफ्तार होने वाले, यानी 2 सीएम और 2 डिप्टी सीएम तो बस अब जेल में जाने ही वाले हैं। गिरफ्तार हो या नहीं हो, लेकिन इलेक्शन से पहले इन सबको ये भ्रष्टाचारी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और देश की जनता ये बात समझ रही है कि जो ही इलेक्शन खत्म, सारी कहानी खत्म। ऐसा नहीं चलेगा। लोग इतने मूर्ख नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो ये बात समझती है कि आप भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों से लड़ने के बहाने आप विपक्षी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। आप एक दलीय प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जेहन में ये बात घुस गई है कि अकेले हम ही राज करेंगे यहाँ पे। आपको ये बात समझ में आने लगी है कि नहीं, यदि इन लोगों को चुप कराना है तो इन लोगों को धीरे-धीरे साइडलाइन करते-करते धीरे-धीरे अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है और देश की संस्थाओं पर इस तरह से कब्जा कर लेना है कि जैसे चाहे वैसे हम करें। कल हमें कहा गया कि जिस तरह से राहुल गांधी को बताने का प्रयास किया गया कि अब उनके हाथ से मुद्दे छूटते हुए या विपक्ष के हाथ से मुद्दे छूटते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपने आदेश में कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर मेरी प्रश्न उठाने की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके बारे में भी चर्चा नहीं करें हम? सुप्रीम कोर्ट ने कोई यदि टिप्पणी कर ली तो क्या वो आखिरी लकीर हो गई, उसके बाद कोई बात नहीं हो? हमने देखा, इसी देश में देखा, राहुल गांधी के मामले में देखा कि निचली अदालतों के फैसले। संजीव कौशिक जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, बस 2 लाइन आपकी ही सहमति में, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो एक तरह से अपनी बेबसी दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम एसआईटी जांच नहीं करा सकते गौतम अडानी मामले में। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जांच एजेंसी पर भरोसा कीजिए, उस पर शक करने का कोई प्रश्न नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रहा है कि सेबी लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है, जो भी टाइम लिमिट दिया गया उसका पालन नहीं कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सीधे मामला बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानने के बजाय उसे और 3 महीना 2 महीना एक्सटेंशन देता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बेबसी दिखा रहा है, और कैसे दिखाए जी। तो क्या मान लिया जाए कि अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए, चर्चाएं नहीं होनी चाहिए इस पे? मैं लगातार कह रहा हूं कि देश के उन तमाम संस्थानों पे जिस तरह से प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस्तेमाल करता हुआ वर्तमान सरकार हर एक कदम में, कौन नहीं समझ पा रहा है कि किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, किस तरह से कदम बढ़ाई जा रही है, किस तरह से किसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, कौन झुक जा रहा है, कौन खड़ा हो जा रहा है, वो सारी चीजें सामने दिखाई दे रही। और इसके बावजूद वो तन के खड़े होकर लोगों के बीच में कह रहे हैं कि नहीं,
हम सबसे ज्यादा पाक साफ है, हमारी कमी सबसे ज्यादा है और सामने सब भ्रष्टाचारी है। इससे पहले अटल जी, बिहारी जी, हमें वाजपेयी। दूसरे विषय पर भी जल्दी से आना है, जी, लेकिन एक जी। बात और बोलना और आपसे पूछना ज़रूरी है कि राम भक्त भी आजकल कई रूपों में हैं। राम भक्त तो सारे हिंदू राम भक्त हैं। भई राजनीतिक रूप से देखें तो सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले भी राम भक्त हैं। अगर धार्मिक रूप से देखें तो जो हिंदू है वो सब राम भक्त है। अगर कारोबारी नज़रिए से देखें तो जो जिस कारोबार से भी जुड़े हैं, जैसे हमने कहा किसान हो, इवन बेरोजगार है, कारोबार में नहीं है, वो भी राम भक्त हैं। क्राइम के नजरिए से भी देखा जा सकता है। वो तीनों बलात्कारी भी तो राम भक्त हैं, जो बीएचयू में बलात्कार कर रहे थे। जो 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक और मामला आ गया, वो कमला क्या नाम है? कमला उत्तराखंड के हैं, उनका नाम आ गया, उनका नहीं उसका, जो उसके पर भी जी। बलात्कार किया। तो ये हाँ, सब क्रिमिनल्स भी तो राम भक्त ही हैं। इनको एफआईआर सब दर्ज कराने ये राम एफआईआर भक्त दर्ज जी। उत्तराखंड वाले मामले में एफआईआर दर्ज कराने में भी काफी मशक्कत हुई। अब एफआईआर दर्ज तो हो चुका है, लेकिन आगे कैसे मामला आगे बढ़ता है वो देखा जाएगा। दरअसल ये राम भक्त नहीं है प्रेम कुमार जी, राम के नाम का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। कुछ लोग राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तीनों बच्चे यदि भारतीय जनता पार्टी के यदि मेंबर थे या उसके अलग अलग पदों पे बैठने वाले ये बच्चे थे, तो यदि इन लोगों इसीलिए ने उस मैं तरह राम भक्त कह रहा हूँ। ये तो तो प्रचार कर रहे थे अयोध्या में आने का, मध्य अ, प्रदेश में चुनाव जिताने का, मोदी की गारंटी का। इनसे भी बड़ा कोई राम भक्त होता है क्या? और आप जानते हैं जब तक जुर्म साबित नहीं होता है तब तक वो निर्दोष है। आप कैसे मुजरिम बोल रहे हैं उनको? मैंने कहा कि राम से कुछ लेना-देना है ही नहीं, राम के नाम का इस्तेमाल करना है। आप सनातनी कौन नहीं है, हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, आप तो बिल्कुल मांस-मछली छोड़ देने वाला शुद्ध शाकाहारी आप हैं। आप भी व्रत करने वाले हैं, हम भी मंगलवार को व्रत करने वाले हैं। इसके बावजूद यदि अयोध्या नहीं जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा कर देगा कि हम सनातनी नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अरे हिंदू और सनातन धर्म तो इतनी आज़ादी देता है कि आप राम को माने, शिव को नहीं माने तो भी आप हिंदू हैं। बजरंगबली को माने, आप दुर्गा को नहीं माने तब भी आप हिंदू हैं। दुर्गा को माने किसी धार्मिक देवता को नहीं माने तब भी आप हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म तो आपको लेकिन बाँटता ही लेकिन नहीं है। संजीव जी आपसे हम थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते। अरे आप अगर अयोध्या नहीं जा रहे हैं, राम मंदिर के इनविटेशन पे नहीं जा रहे हैं और ऐसे भी नहीं जा रहे तो आप राम भक्त नहीं है। खबरदार आप किसका ऐसे नहीं बोल सकते आप। किसका आप राम भक्त प्रेम नहीं है अगर आप अयोध्या नहीं प्रेम जा रहे कुमार जी हैं। किसका प्रेम कुमार जी किसका इनविटेशन? राम जी का इनविटेशन या राम जी के लिए जो राजनीतिक एक मंच तैयार किया हुआ राजनीतिक दलों के द्वारा है उसका इनविटेशन? राजनीतिक दलों का ये मंच है, राजनीतिक दलों के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। राजनीतिक दलों के लोगों ने इसे पोषित किया है और उन्हीं लोगों को उनके अपने लोगों को बुलाया जा रहा है। वो अपने जिनको चाह रहे हैं उन्हें बुला रहे हैं, जिन्हें बदनाम करने की साजिश है उन्हें नहीं दे रहे हैं। उनके किसी बुलावे पे कोई जाएगा और नहीं जाएगा। हमें आपसे ना इत्तेफाकी रखनी पड़ेगी। अपने लोगों को बुलाया जा रहा है क्या मतलब हुआ? भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने लोग नहीं है क्या? क्यों नहीं उनको तो नहीं बुलाया गया? आप बोलते हैं अपने लोगों को बुलाया जा रहा है। उनको देखिए बुलाया जाता है अगर बुलाया अखिलेश यादव जी भी तो उनके अपने लोग हैं। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी उनको पद्म विभूषण दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। भले उनको बोला जाए कि ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं, लेकिन गोली चलाने वालों को उन्होंने पद्म विभूषण दिया था। तो फिर भी यहाँ भी अपने लोग को वो नहीं बुला रहे हैं अखिलेश यादव जी को। प्रेम कुमार जी आपने जिस तरह से तो मुर्मू जी का नाम लिया, मुझे लगता है कि आप भी ये बात सोचते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना देने से संवैधानिक संस्थानों पर किसी दलित को बैठा देने से वो सारी बातें खत्म हो गई। अरे साहब दलितों को तो मंदिर में प्रवेश तक नहीं मिलता है। कई जगहों पे अभी भी महिलाओं को प्रवेश तक नहीं मिलता है। इसके लिए कितने हंगामे हो गए और कितने आंदोलन हो गए। दलितों की स्थिति क्या है हिंदुस्तान में? ये छुपी हुई है क्या? वो केवल हिंदू इसलिए उस कुर्सी पे बैठाया गया है चूँकि माना जाए और कहा जाए डंके की चोट पे कि नहीं आप भी हिंदू हैं और हिंदू के नाम पे आपको रखा गया है, दलित के नाम पे रखा गया है। दलितों की स्थिति क्या है हिंदुस्तान में? आप गाँव में जाके देखिए दलितों की स्थिति क्या है? यहाँ के दलित अब आपके दरवाजे पे मैं बहुत जगहों के बारे में जानता हूँ। आज भी मैं जहाँ पे रहता हूँ उस जगह के बारे में मैं जानता हूँ कि दलितों की स्थिति क्या है। तन के खड़े नहीं हो सकते वो। आप उनके दरवाजे पे नहीं जाते। चावल नहीं लेकिन खाते उनके लेकिन यहाँ लोग। संजीव कौशिक जी तो बीजेपी कह ये रही है केवल कि अयोध्या अयोध्या में पहली कुर्सी जो है वो एक दलित के लिए रखी गई है। मैं नाम बोल रहा हूँ वो
आपको अगर याद आ जाए तो बोल दीजिएगा। पहली कुर्सी एक दलित के लिए रखी गई है। जी। मामा जी, मामा जी ने भी दलित के पैर कुछ धो के उसे उसके सर पे एक नेता ने पेशाब कर दिया था उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, तो मामा जी ने भी उनका पैर धोया था, हमने देखा है। देश के प्रधानमंत्री को भी दलितों का पैर धोते हुए हमने देखा है, और दलितों की स्थिति हिंदुस्तान में क्या है ये भी हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। वो छोड़ दीजिए वो राजनीति की बात। मैंने कहा कि इनको केवल और केवल हिंदुत्व की राजनीति करनी है, वो दलित में नहीं, वो यदि कहने लगे, लेकिन वो यदि छोड़। कौशिक जी, थोड़ी बात खींचती जा रही है, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं दूसरे टॉपिक पर आऊंगा। मगर जी, हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी दलित नहीं है, वो तो आदिवासी हैं। और आदिवासी आमतौर पर सरना धर्म को मानते हैं, जिसको पालन करते हैं वो सरना को बोलते हैं, वो भी अपने आप को सनातनी बोलते हैं। और इस बात में मतभेद भी है कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ने जाता। लेकिन मंदिर जाने के नियमित मंदिर जाने के आग्रही लोग नहीं होते हैं आदिवासी। तो आदिवासी अगर अयोध्या नहीं जाएंगे मंदिर में उस दिन, तब तो आदिवासी हिंदू हुए ही नहीं फिर। देखिए ये पूरा इवेंट ही आप इसे कहें, अब इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से पूरी इसकी रचना की गई है और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग लगे हुए हैं इस पूरे आयोजन को संपन्न कराने में, उनकी पूरी कोशिश यही है कि इसे पॉलिटिकल रूप देने के बजाय धार्मिक रूप दिया जाए और लाभ पॉलिटिकल इसका लिया जाए। उनकी कोशिश यही है। अब मुर्मू जी की एक बात है, कमलेश मुर्मू तिवारी जी जी नमस्कार कर रहे हैं और सबको अंदर करना है क्योंकि मोदी जी डरे हुए हैं, ऐसा कमलेश तिवारी जी कह रहे हैं। जी। मोदी जी बड़े ढीठ हैं, मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। अब लगातार वो टक्कर लेने वाले लोगों में से हैं और जो सोचते हैं वही करते हैं और नतीजा वो भुगतते हैं, ये बात अलग है। अजी लगातार चलिए, कोशिश उन कौशिक जी दूसरे जी। विषय पर आते हैं। दूसरा विषय है, एडीआर की रिपोर्ट आ गई है। एडीआर ने रिपोर्ट दी है कि जो हाल में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उन चुनावों में सबसे ज्यादा चंदा वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कुल चंदे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बटे दिए गए, वो 360 करोड़ रुपए थे, उसका लमसम अमाउंट। और उन 360 करोड़ में से 260 करोड़ तो भारतीय जनता पार्टी को मिले, और बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी, के चंद्रशेखर राव की पार्टी, उनको मिले हैं 90 करोड़ रुपए। अब 260 और 90 जोड़िए, 350 तो यही हो गया। अब जो बच गए 10 करोड़ रुपए, उसमें कांग्रेस पार्टी है और दूसरी जो छोटी मोटी पार्टियां चुनाव लड़ी होंगी वो सब हैं। तो क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट पर? बीजेपी ने 260 करोड़ चंदे लिए। देखिए बीजेपी को तो चंदा लगातार पिछले 10 सालों का आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे उसमें, और जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ये सिस्टम इन्होंने इजाफा किया और इसको गुप्त रखा, सबसे ज्यादा चंदा तो इन्हीं को मिलता है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसी की वजह से तो कई लोगों ने, कई जानकार लोगों ने, प्रशांत भूषण ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं ये सार्वजनिक होनी चाहिए, और यह भी देखा जाना चाहिए कि चंदा देने वाले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे लाभ पहुंचाती है। कोई इतना पैसा देता है तो क्या उसे वो लाभ पहुंचा रही है और कैसे लाभ पहुंचा रही है, लोगों के बीच में सार्वजनिक होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी कोई भी यदि चंदा देता है तो निश्चित तौर पे उसके कुछ ना कुछ हित तो होंगे ही। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गुप्त तरीके से, पहले तो बड़े पारदर्शिता की बात कर रहे थे, सब सारी चीजें खुलेआम होंगी, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं चलता, छुपा के नहीं चलता, और वो आते आते इस पे पर्देदारी की बात कर गया। वो सबसे ज्यादा चंदा लेना, और बाकी विपक्षी पार्टियों, मुश्किल यही है कि विपक्षी पार्टियां, चुनावी सिस्टम बहुत खर्चीला है हिंदुस्तान। आखिर विपक्षी पार्टियां कैसे चुनाव लड़ेंगी जब सारे पैसे आपके हिस्से में आ रहे हैं और पहले से सत्ता में हो? तो आप उन्हें वादा करते होंगे, आप उनसे अपनी साठगांठ अलग तरीके की रखते होंगे, तभी आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो वो उनके हितों का भी ख्याल रखते होंगे, जो सीधा दिखाई देता है कि किस तरह से उद्योगपति घरानों का वो ख्याल रख रहे हैं और उसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक एक, एक किसी ने कल किसी चैनल पे मुझसे कहा कि जिस बड़े उद्योगपति घराने के ऊपर बात की जा रही है, कांग्रेस शासित प्रदेश या अन्य प्रदेशों में भी तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और वहां जाकर के कभी 8,000 करोड़ रुपए का वो प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं और वहां वो काम करने की
बात कर रहे हैं, वो मंजूरी मिली है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि किसी स्टेट में जाकर के एक छोटे से हिस्से के रूप में काम करना और किसी एक उद्योगपति को पूरे हिंदुस्तान का, कभी कहीं ट्रेन दे देना, कहीं रेल दे देना, कहीं गेल दे देना, कहीं बेल दे देना, कोयला दे देना, पानी दे देना, आप ये सारी चीजें यहाँ तक कि विदेशों तक लेके जाना, देश प्रधानमंत्री अपने एक निजी प्लेन में बैठ करके जाना और उनके लिए सिफारिश करना कि इनको क्या बिजली दे दीजिए, कहीं पे कुछ और दे दीजिए। ये साफ दर्शाता है कि बड़े उद्योगपतियों से चंदा लेने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और उसका उन्हें फायदा भी वो दे रही है। ये साफ निश्चित दिखाई दे रूप रहा है। से संजीव कौशिक जी, ये मामला सिर्फ उद्योगपति को फेवर करने का नहीं है। वैधानिक रूप से कोई किसी को फेवर करता है, कर सकता है, लेकिन यहाँ अवैधानिक रूप से गलत फायदा पहुंचाने का मामला है। सेबी के सामने अडानी की के बारे में शिकायतें मिली, लेकिन सेबी ने उसको जांच पूरा नहीं किया, अंजाम तक नहीं पहुंचाया, बल्कि सेबी ने उस जांच को बंद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हमने तो जांच ही नहीं की 2016 के बाद। तो जब लिख करके दिया जा रहा है, डंके की चोट पर किया जा रहा है कि हम जांच नहीं करेंगे, वो हालात हैं। बात वहां उठ रही है, कोयला विदेश से आयात किया जाता है, कोयले का गलत बिल अडानी की कंपनी ने दिखाया और उस गलत बिल के कारण इंडिया में सरकारी कंपनियों को और बढ़ा करके महंगा बेचा और हजारों करोड़ रुपए डकार गए। ये जनता का पैसा था। ये इस बात से बराबर नहीं होगा कि किसी स्टेट ने उनको अपने यहाँ काम के मौके दे दिए। कोई स्टेट किसी उद्योगपति को बार तो नहीं कर सकता, ये बात है। लेकिन हम फिर से लौटते हैं चंदे वाली बात पर। देखिए कौशिक जी, जो चंदा मिला है, एक और खबर हम आपको जोड़ दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के 138 साल पूरे होने पर सबसे चंदा मांगा चुनाव के लिए कि आप हमारी पार्टी को, चुनाव के लिए नहीं बल्कि हमारी पार्टी को आप चंदा दीजिए, 138 रुपया, 1038 रुपया, इस तरीके से। और पूरी खबर यह है कि अभी तक, यानी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, इस दौरान 10 करोड़ से ज्यादा रुपए कांग्रेस को मिल चुके हैं। मैं 10 करोड़ का जिक्र इसलिए कह रहा हूं संजीव कौशिक जी, क्योंकि 10 करोड़ ये वो रकम है जो बीते 5 राज्यों के चुनाव के दौरान एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ चंदे कांग्रेस को नहीं मिले थे और बीजेपी को 260 और बीआरएस को 90 करोड़ चंदे मिले थे। तो 10 करोड़ चंदा तो जनता ने कांग्रेस को 2 हफ्ते के भीतर दे दिया। 10 करोड़ चंदा 2 हफ्ते के भीतर कांग्रेस को जनता ने दे दिया, जो जनता 5 राज्यों के चुनाव के दौरान उद्योगपतियों से नहीं मिला, कारोबारियों से नहीं मिला। जी देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मजबूती है। कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते जाती हुई दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी के कारण भी यही है। किसी उद्योगपति से चंदे ले लेना और उस चंदे से राजनीति में अपनी पैठ बना लेना, लेकिन किसी आम जनमानस से, ये कांग्रेस पार्टी के जो चंदा लेने के तरीके हैं, वो उनका वोटर है, वो उनके चाहने वाले हैं, वो उनके जानने वाले हैं, वो उनके नीतियों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खफा होकर के उनको लग रहा है कि नहीं, एक ऐसी पार्टी आई है जो सब पे अपना कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग हैं और सचमुच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बड़े लोग हैं, हो सकता है कि उसमें उद्योगपति हो या कोई और लोग भी हैं जो चाहते हो कि नहीं, ये परिवर्तन हो, किसी एक पर निगाहें किसी पार्टी के लोगों की हो और एक पर ही सारे नजरें इनायत हो, ये बेहतर नहीं है। तो इस वजह से इनके नीतियों से खफा होकर के जो लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से खफा होकर के, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती है और यही ताकत कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूती दे रही है, जो आने वाले चुनाव में वो तन के खड़ा हो रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से राहुल गांधी अपने यात्रा की बात कर रहे हैं, उस यात्रा में देखेंगे कि किस तरह से लोगों की फिर कनेक्टिविटी जुड़ती है और कैसे लोग उमड़ते हैं उनके लिए। तो लोगों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के इन नीतियों के खिलाफ खड़ा हो कांग्रेस पार्टी, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए सड़कों पे, और कांग्रेस पार्टी को इस मजबूती देने के लिए तैयार भी है। जी संजीव कौशिक जी, देखिए एक और फिगर इसमें आता है कि लगभग 2.5 लाख लोगों ने ये चंदा दिया है। 2.5 लाख लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जो
10 करोड़ रुपया अमाउंट बनता है कांग्रेस को मिले। खैर कांग्रेस के लिए ये प्रसन्नता वाली बात है, 2.5 लाख लोग चंदा दे रहे हैं, वो भी यूपीआई के माध्यम से मौखिक बिना कॉन्टैक्ट के, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो क्या ये नहीं लगता कि इस चंदे के माध्यम से कांग्रेस ने उस निर्भरता को कम करने का प्रयास किया है जिसने उसको पंगु बना दिया था कि चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलेगा तो पार्टी चलेगी? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सबसे बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये दो तरीके से पैसे भी मिल रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इसमें किसी भी 2.5 लाख लोगों में से किसी भी व्यक्ति की ये मजबूरी नहीं रही होगी कि वो चंदा दे, और उसका कोई व्यक्तिगत लाभ भी नहीं रहा होगा कि हम यदि चंदा देंगे तो हमें लाभ मिलने वाला है। वो सचमुच में बदलाव की उम्मीद में दिया है, वो सचमुच में कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों ने मिलकर ये पैसा दिया है। इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों तरीके से जनाधार, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी और पैसे तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो ये इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और कांग्रेस पार्टी अब लगातार इस मुद्दे पर वो काम करती रहेगी लोगों के बीच में। और लगातार मैंने देखा कि जिस तरह से कैंपेन उसने छेड़ रखा है लोगों के बीच में अपने पैठ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ये आने वाले दिनों में और आप देखेंगे कि अब इलेक्शन के लोकसभा चुनाव के समय तक कांग्रेस पार्टी और इसका विस्तार कर चुकी होगी। जी जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया संजीव कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों के बीच 2 बातों पर हमने चर्चा की। एक तो ये कि आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे जी हैं, क्या गिरफ्तार हो सकते हैं? क्योंकि उनके आस-पास, घर के आस-पास, उनके घर की ओर आने वाले सारे रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। रात भर ये सब हुआ है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि आज गिरफ्तार हो सकते हैं और उसके कंसीक्वेंसेस पर हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की कि जो एडीआर का की रिपोर्ट आई जिसमें विभिन्न दलों को चंदे दिए गए, तो हमने ये समझा, जाना आपसे, हमारे दर्शकों को पता चला कि ये चंदा कांग्रेस के लिए बदलावकारी साबित हो सकता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस चंदे में कोई बड़ा अमाउंट नहीं दिया गया है संजीव कौशिक जी। इस चंदे में बहुत छोटे-छोटे अमाउंट्स दिए गए हैं। 2.5 लाख लोगों ने मिलकर के 10 करोड़ का अमाउंट बनाया है, बताया है। तो इस तरीके से ये और भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय राजनीति में एक बदलावकारी समय जो है हम इसको, या उसकी पहल हम इसको मान सकते हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार। दर्शकों का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं से लाइक करके हमें हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपसे अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि हमारे बीच आपसे बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे। संजीव कौशिक जी लगातार देश के विभिन्न चैनलों में बने रहते हैं, हमारे साथ भी वक्त निकाला करेंगे, मेरा उनसे आग्रह है। नमस्कार। जी।